सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम मोहसिन है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज। कैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं ये किस तरह से इवॉल्व हुई टाइम टू टाइम। इंग्लिश लैंग्वेज को अगर मैं एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ इट्स अ बिग ब्यूटीफुल मेस। और इसका जो इतिहास रहा है वो काफ़ी ड्रामेटिक और वायलेंट रहा है। और इसका जो इतिहास शुरू होता है वो शुरू होता है आपके रोमन इन्वेजन से, जो कि 55 BC में हुए। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं, जो जीसस क्राइस्ट के जन्म को ज़ीरो मान करके उससे पहले का जो भी समय होता है उसको हम BC में लिखते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हम कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं अभी वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि पोप ग्रेगरी 13th के नाम पे इस कैलेंडर का नाम रखा गया, जो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर यूजिंग राइट नाउ। तो हम स्टार्ट करते हैं रोमन इन्वेजन से, जिनकी लैंग्वेज थी लैटिन। लैटिन का पार्टिसिपेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका जो पार्टिसिपेशन है वो है ऑलमोस्ट 29% ऑफ टोटल इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप इसमें वर्ड्स आप देखेंगे कि जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, डेसिमल, लाइब्रेरी, फैक्ट्री, डिजिटल, मैनुअल, सोलर, लूनर, मिलिट्री, साइंस और स्टेशन एक्सेट्रा। इस तरह से जो लैंग्वेज ये आप जो वर्ड देख रहे हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड नहीं हैं, ये बेसिकली लैटिन के वर्ड हैं। लैटिन का भी और भी आगे यूज़ है, वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा। तो ये हो गया लैटिन। उसके बाद आते हैं 55 BC के बाद आते हैं 450 AD में जो नेक्स्ट बिगेस्ट इवेंट था वो था जर्मेनिक माइग्रेशन हुआ था। जर्मेनिया से लोग यूरोप में आए थे रहने के लिए। वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा थी यूरोप की, वहाँ पे घुल मिल करके जो एक इंग्लिश जो उस टाइम पे बोली जाती थी, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश बोलते हैं, इसका टेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि ये एक्चुअल में किस तरह की इंग्लिश है। तो आप समझ नहीं पाएंगे। उस समय जो प्रजातियां आई थी माइग्रेट करके यानी प्लायन करके, वो थी एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स। ये 3 प्रजातियां थी जो वहाँ से आकर के यहाँ पे रहने लगी। और जर्मेनिक माइग्रेशन के थ्रू जो नए वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में आए वो देखेंगे तो आप एबव, अगेन, एप्पल, बैट, छोटे छोटे वर्ड हैं, गुड, आई, फीट, आर्म, बॉय, गर्ल, हाउस, हैंड एक्सेट्रा। इस तरह से जो वर्ड है वो जर्मेनिक माइग्रेशन के कारण नए वर्ड शामिल हुए इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद जो बिगेस्ट इवेंट रहा है आप देखेंगे 450 AD के बाद आप यहाँ पे आ जाइए। सेंट अगस्टीन आए थे 6th सेंचुरी में यूरोप में, जो कि क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। जो बाइबल की जो लैंग्वेज है वो हिब्रू है। एक्चुअल में जो बाइबल है वो हिब्रू लैंग्वेज में है, ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में। वो ट्रांसलेटेड वर्जन है जो भी इंग्लिश लैंग्वेज की बाइबल्स हैं। और ग्रीक, इनकी जो मुख्य भाषा थी वो थी ग्रीक। तो ग्रीक के थ्रू जो नए वर्ड शामिल हुए, काफ़ी खूबसूरत आजकल फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले वर्ड है, जैसे कि एंड्रॉयड फ्रिक्वेंटली यूज होता है, एंड्रॉयड, सिनेमा। इसी तरह से आप देखेंगे कि एकेडमिक, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, इस तरह से जो वर्ड हैं, ठीक है। इसी तरह से पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स भी इसी की देन है, ग्रीक वर्ड ही है पॉलिटिक्स। ये ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में शामिल हो गए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीक का जो पार्टिसिपेशन है वो है 6%। उसी तरह से जर्मेनिक लैंग्वेज का जो पार्टिसिपेशन था वो 26% था ऑलमोस्ट। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया? रोमन इन्वेजन देख लिया, जर्मेनिक माइग्रेशन देख लिया, 6th सेंचुरी में सेंट अगस्टीन आए थे। ठीक है, सेंट अगस्टीन ने हिब्रू लैंग्वेज सिखाई ताकि लोग बाइबल समझ सकें, और ग्रीक लैंग्वेज का बोलबाला रहा और कुछ ये नए वर्ड और शामिल हो गए। दूसरा आप देखेंगे कि इसके बाद जो हुआ वाइकिंग भी आए। वाइकिंग जो कि स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज बोलते थे, वाइकिंग 8th to 11th सेंचुरी में आए थे वाइकिंग्स। ठीक है, स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज थी, ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज थी, डच लैंग्वेज थी। तो ये कुछ और नए वर्ड इन्होंने शामिल किया जो कि अदर्स में आएंगे। उसी के बाद जो सबसे बिगेस्ट इवेंट है वो है 1066 AD। 1066 AD में नॉर्मन इन्वेजन हुआ, जिनकी मुख्य भाषा थी फ्रेंच। और फ्रेंच का जो पार्टिसिपेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है 29%। इसमें जो वर्ड आप देखेंगे बीफ, पोक, कंटिन्यू, जर्नी, पीपल, लिबर्टी, जस्टिस, वेरी का जो शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंच में वो होता है ट्रूली, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं वास्तव में। तो ये कुछ नए वर्ड्स और शामिल हो गए। जो इम्पोर्टेंस इंडियन हिस्ट्री में लैंग्वेज के
संदर्भ में है, जैसे कि 1746 से लेकर के 1764 तक जो कार्नेटिक वॉर हुआ था, कार्नेटिक वॉर जो हुआ था फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में जो हुआ था, जिसमें फ्रेंच की हार हो जाती है, ब्रिटिश जीत जाते हैं, जिसकी वजह से हम आज ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश सीख रहे हैं। अगर फ्रेंच जीत जाते इस वॉर में, जो पेरिस ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई थी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, अगर सपोज कीजिए कि फ्रेंच जीत जाते, ठीक है, तो आज हम इंग्लिश नहीं सीख रहे होते, आज हम फ्रेंच सीख रहे होते, है ना, कितना डिफरेंस है। तो जो इंपॉर्टेंस इंग्लिश हिस्ट्री में 1066 AD का है, वही इंपॉर्टेंस इंडियन हिस्ट्री में, ये मैं लैंग्वेज के संदर्भ में बोल रहा हूँ, 1746 से लेकर के 1764 तक चले कार्नेटिक वॉर का भी है। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ग्रीक का मैंने बताया, एक ब्रीफ हिस्ट्री आप जो देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ब्रीफ हिस्ट्री है जिससे आप ये समझ गए कि लैंग्वेज क्या होती है, जिसे आप एक ब्रीफ हिस्ट्री है जिससे आप ये समझ चुके हैं कि किस तरह से ये ओल्ड इंग्लिश का इतिहास है, इसी तरह से मिडिल इंग्लिश है, फिर उसी तरह से मॉडर्न इंग्लिश है, फिर आज के टाइम की जो इंग्लिश है। तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती है वीडियो अगर मैं सारा समझाने चलूँ। ये ओल्ड इंग्लिश का एक ब्रीफ हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आप समझ सकते हैं कि इसमें सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन नहीं की कि रीज़न क्या रहा प्लान के, है ना, रोमन इन्वेजन हुए तो किस तरह से हुए, कहाँ से लोग आए, कहाँ तक हुआ, तो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी वीडियो बन जाती। तो एक तरह से एक इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड रूप जो देखने को आप मिला वो 1476 में एक अखबार था जिसमें आर्टिकल छपा करता था। धीरे धीरे इंग्लिश का जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है वो 1476 में स्टार्ट हो गया, तो वो मिडिल इंग्लिश में आता है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसे आप समझ चुके हैं किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज इवॉल्व हुई है टाइम टू टाइम। तो किसी भी लैंग्वेज का सही तरीके से लिखना, बोलना और समझना, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस लैंग्वेज का ग्रामर समझना। हिंदी में व्याकरण भी बोलते हैं, जैसे कि हिंदी को समझने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से व्याकरण आना चाहिए, उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए उस इंग्लिश लैंग्वेज का जो व्याकरण है जिसको हम ग्रामर कहते हैं, ग्रामर का समझना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामर में हम पढ़ते क्या हैं, ठीक है, एक बाउंड्री है, क्या क्या हम पढ़ते हैं। ग्रामर में सिर्फ 4 ही चीज़ें पढ़ते हैं। जो ग्रामेटिकल यूनिट है, अगर मैं डिफाइन करूँ इसको, ग्रामेटिकल यूनिट में हम कुछ नहीं पढ़ते हैं। ग्रामेटिकल यूनिट में हम पढ़ते हैं वर्ड्स के बारे में, ग्रामेटिकल यूनिट के में हम पढ़ते हैं फ्रेज के बारे में, और इसमें पढ़ते हैं हम क्लॉज के बारे में और सेंटेंस के बारे में। पूरी इंग्लिश ग्रामर या व्याकरण इन्हीं 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमती हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिए वर्ड्स में क्या क्या आएंगे। वर्ड्स में आपके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं एक्सक्लूडिंग इंटरजेक्शन। क्यों, वो मैं बताता हूं आपको। जैसे आप ये देख रहे हैं, नाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। फिर उसके बाद क्या रह गया, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन मैं शामिल नहीं कर रहा हूं, मैं रीजन बता देता हूं। मैं शामिल कर रहा हूं डिटर्मिनर को, जिसमें आपका आर्टिकल भी आता है। इंटरजेक्शन क्यों नहीं शामिल कर रहा हूं, इंटरजेक्टरी वर्ड होते क्या है। इंटरजेक्टरी वर्ड जो होते हैं वो ये होते हैं, आ, ओ, वाह, ठीक है, इस तरह से। और क्या हो सकता है, एस, और क्या हो सकता है, हुर्रे। सबके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिख रहा है, ठीक है, खड़ी पाई, उसके नीचे छोटी सी बिंदी। तो ये सारे वर्ड हैं, इसमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको वर्ड्स में शामिल नहीं किया है। जो अच्छी, जैसे कि जॉन ईस्टवुड की जो लिखी गई बुक है उसमें आप देखेंगे तो वर्ड में ये शामिल नहीं किए गए हैं, उसमें डिटर्मिनर को शामिल
किया गया है क्योंकि ये एक सडन फीलिंग है, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, एक सडन फीलिंग है, इसलिए यहाँ पे इंटरजेक्टर यानी इंटरजेक्शन को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें जो आप देख रहे हैं ना ये 4 वर्ड, ये वर्ड का जो क्लासिफिकेशन है इसमें नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इसको हम बोलते हैं वोकैबुलरी वर्ड, और समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स हम इनको बोलते हैं ग्रामेटिकल वर्ड। अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इंग्लिश पढ़ी होगी तो आप समझते होंगे कि अगर मैं इसको वोकैब वर्ड्स बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, और इनको मैं ग्रामेटिकल वर्ड्स क्यों बोल रहा हूं, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और डिटर्मिनर को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये खैर आगे हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में डिटर्मिनर जिसमें आर्टिकल्स भी आते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल दोनों की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि हम पढ़ते क्या क्या है। वर्ड्स आपने देख लिया, वर्ड्स का क्लासिफिकेशन आपने देख लिया, वर्ड्स का क्लासिफिकेशन आपने देख लिया। उसके बाद आता है फ्रेज। फ्रेज फ्रेज कैन बी अ सिंगल वर्ड और मोर देन वन वर्ड विदाउट अ वर्ब। आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर वर्ब होगी तो इसमें सब्जेक्ट भी आएगा, बिना एक्शन के सब्जेक्ट नहीं आएगा, और अगर एक्शन होगा तो सब्जेक्ट का आना कंपलसरी है, तो वो क्लॉज और सेंटेंस की कैटेगरी में जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं भी बता दूंगा। फ्रेज में आप देखिए, फ्रेज में सिंगल वर्ड भी हो सकता है, मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें होता है नाउन फ्रेज, फ्रेज को शॉर्ट में PH डॉट लिख रहा हूं मैं। इसी तरह से होता है आपका वर्ब फ्रेज, फिर उसी के हिसाब से होता है आपका एडजेक्टिवल, फिर एडवर्बियल फ्रेज, और लास्ट में है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज, ये 5 फ्रेजेस हैं जो नाउन की तरह काम करेंगे। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहे होंगे तो नाउन फ्रेज होंगे। जो एक्शन हो रहा होगा, जो ऑक्सिलरी होंगी, जो मेन वर्ब होगा वो वर्ब फ्रेज में आएगा। जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे होंगे, 2 से 1 या 1 से ज़्यादा वर्ड, उन्हें एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। उसी तरह से एडवर्बियल फ्रेज है, उसी तरह से प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बहुत ही ईजी है। अब उसके बाद आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लॉज एंड सेंटेंस, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कर पाएँ, हम अपने अंदर की फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएँ, और दूसरा क्या फील कर रहा है, क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो हम समझ पाएँ। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस की बात करूँ, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अगर कहीं ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है सेंटेंस का कि सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, इस तरह से एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ जिसमें एक सिंगल सब्जेक्ट और एक सिंगल वर्ब है, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे या सेंटेंस कहेंगे, उसे हम क्लॉज नहीं कहेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब एक से ज़्यादा होते हैं, वहीं पे क्लॉज का एग्जिस्टेंस होता है। जैसे कि सेंटेंस को अगर हम परिभाषित क्लासिफाई करें तो एक सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, ये रहा आपका। एक आपका होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज को मेन क्लॉज भी बोलते हैं। एक होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस में भी आपको क्लॉज का एग्जिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में भी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं जो कि कंजंक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज होती हैं और वो कंजंक्शन के थ्रू ऐड होती है। वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर और एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंपाउंड सेंटेंस में देखने को मिल जाता है। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो मैं आपको ये
पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस क्या क्या होते हैं विथ एग्जांपल्स, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि अगर सिंगल सब्जेक्ट और वर्ब है तो उसे आप कभी भी क्लॉज नहीं कहेंगे, उसे हमेशा आप सिंपल सेंटेंस या सेंटेंस कह सकते हैं, राइट। क्लॉज का एग्जिस्टेंस ही तभी है जब सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड हो जाए, तभी क्लॉज का एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज क्लॉज का एग्जिस्टेंस नहीं है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हम जो पढ़ने वाले हैं ना, यही पढ़ रहे हैं, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, पूरी ग्रामर इसी पे डिपेंडेंट है, इसी के आगे पीछे आप घूमेंगे, यही सारी चीजें हमें पढ़नी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें, यही सारी चीजें पढ़नी है। अब हम बात करेंगे कि इसमें सेंटेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है। तो जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सेंटेंस को, उसके लिए हमें क्या क्या एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो सेंटेंस एलिमेंट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो आप देख लीजिए। सबसे पहला, एक सेंटेंस के पास सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है और वर्ब का होना अनिवार्य है। तो ये दो एलिमेंट्स जो ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी हैं, होने चाहिए, अदरवाइज आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा। तो सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट कोई ऐसा एक्शन कर रहा है या किसी के बारे में बता रहा होगा, तो वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। एक्शन का रिसीवर, सब्जेक्ट एक्शन करने वाला या फिर सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में बात हो रही होती। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है उसका रिसीवर होगा, या फिर सब्जेक्ट इसके बारे में कुछ बता रहा होगा, ठीक है। और वर्ब वो होता है जो एक्शन होता है, वो हम फर्दर पढ़ेंगे कि एक स्टैटिक वर्ब होती है, डायनेमिक वर्ब होती है, ठीक है, एक स्टेट बताता है, एक एक्शन बताता है, तो वो आगे पढ़ेंगे। ये फर्दर वर्ब बहुत ही बड़ा चैप्टर होगा, पढ़ेंगे आगे। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा होता है इसमें एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये आपके ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा होगा, आपके सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा होगा, कुछ नई इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे रहा होगा। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एडवर्बियल। एडवर्बियल भी हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। एडवर्बियल में क्या होता है, एडवर्बियल खुद एडवर्बियल को डिफाइन कर रहा होता है, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन कर रहा होता है, एडवर्बियल वर्ब को डिफाइन कर रहा होता है। तो एडवर्बियल कैन बी ए सिंगल वर्ड या फिर मोर देन वन वर्ड हो सकता है, जो एडवर्बियल खुद एडवर्बियल को डिफाइन करेगा या फिर कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करेगा या फिर वर्ब को डिफाइन करेगा। ये आप समझ लीजिए, बस ये सेंटेंस के एलिमेंट्स हैं। और एक चीज और समझिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए कोई भी स्पेशल एंडिंग सफिक्स या प्रीफिक्स नहीं है जिससे आप पहचान सकें कि ये सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। उसका प्लेस देखकर, उसका अरेंजमेंट देख करके ही हम पहचानेंगे कि यूज होने वाला सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, यू मेड फूड, तुमने खाना बनाया। एंड दूसरा, ही गेव यू फूड। यहां पे यू फर्स्ट में आ रहा है, एक्शन यही करने वाला है, एक्शन परफॉर्म करने वाला यही है, इस वजह से यहां पे यू आपका एक्शन है, सॉरी सब्जेक्ट है। और यहां पे ही जो है वो एक्शन का रिसीवर है। ही जो एक्शन कर रहा है देने का, फूड देने का, उसका जो रिसीवर है किसको मिल रहा है, यू को मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पे यू जो है आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे यू आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे खुद एक्शन यही परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ये एक्शन का रिसीवर है। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या सब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट है। समझ में आया आपको? ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको बताया। और एक चीज़ और समझ, आप ग्रामर, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि काफ़ी ज़रूरी है कि ग्रामर पढ़ने के साथ साथ आप अपनी वोकैब्स पे भी वर्क कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर को समझना, कि वर्ड्स की ग्रामेटिकल प्रोफाइल को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि जैसे कि हमारा एक वर्ड है अल्टरनेट, इसमें जो अल्टर है, अल्टर का मतलब होता है अदर। अब अल्टर से मिल करके, अल्टर जो है आपका लैटिन वर्ड है, अल्टर जो है आपका लैटिन वर्ड है। यहाँ पे अल्टर किस तरह से आया है, यहाँ पे प्रीफिक्स है।
अल्टर क्या है यहाँ पे? प्रीफिक्स है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़ करके दूसरा अल्टरनेट चॉइस भी हो सकती है कि कौन सा वाला ऑप्शन, अगर ये नहीं तो ए, नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, अल्टरनेट ऑप्शंस क्या है। तो ये मीनिंग होती है। अल्टरनेट का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है अदर, जो कि अल्टर जो होता है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर, और इससे मिलकर के नए वर्ड्स इंग्लिश में बने हुए हैं। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आपका एक वर्ड है, वर्ड का मतलब होता है टू टर्न, वर्ड का मतलब होता है टू टर्न। अब इससे वर्ड क्या क्या बनेंगे? इससे सबसे कॉमन वर्ड है इंट्रोवर्ट, उसी के हिसाब से एक्सट्रोवर्ट, तीसरा वर्ड आप देखेंगे एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट वो होता है जो अपनी फीलिंग को किसी के सामने जाहिर नहीं करता है। इंट्रो का मतलब होता है खुद में ही, इंट्रो का मतलब होता है खुद में ही। तो ये टर्न होकर के खुद में ही अपनी बातें दबा लेता है, कहता नहीं है। एक्सट्रोवर्ट जस्ट उसका ऑपोजिट है, ठीक है। इस तरह के लोग काफ़ी क्या होते हैं? फ्रैंक स्वभाव के होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एम्बीवर्ट है। एम्बीवर्ट में दोनों ही कंडीशन होती हैं, कहीं कहीं पे ये खुल करके बात कर लेता है, कहीं कहीं पे ये खुद करके बात नहीं कर पाता है। तो वर्ड का मतलब होता है टू टर्न। यहाँ पे भी वर्ड जो है आपका ये लैटिन है, इंट्रोवर्ट सफिक्स है यहाँ पे लैटिन, या रूट कह सकते हैं, इसका क्या है? लैटिन है। उसी तरह से आप एक वर्ड देखेंगे गायनेकोलॉजिस्ट, GYNE। गायनी का मतलब होता है वोमेन, और ये आपका जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है गायनी। गायनी का मतलब होता है वोमेन, और इससे जो वर्ड बना है गायनेकोलॉजिस्ट है। गायनेकोलॉजिस्ट, यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं ये आया है लोगोस से। लोगोस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, लोगोस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साइंस। यहाँ पे ये जो आया है गायनी, गायनी का मतलब है वोमेन, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है साइंस। इस तरह से गायनेकोलॉजिस्ट बना है, यानी जो स्त्री प्रसूति रोग से रिलेटेड, जो आपको मेडिकल हीलिंग के लिए प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, सर्जरी वगैरह करते हैं, उनको हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी हमने इंग्लिश का जो एक ब्रीफ हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है, उसमें आपने देखा था मैंने पाई चार्ट में नेम्स लिखा हुआ था। तो नेम्स का क्या अर्थ है नेम्स लिखने का? क्योंकि बहुत से वर्ड नेम से आए हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जो कि वैक्यूम क्लीनर बनाती है, हूवर। तो जब आप वैक्यूम क्लीनर से फर्श पे सफाई कर रहे होते हो तो उसके यहाँ से एक वर्ड आया है आपका हूवरिंग। ये नया वर्ड शामिल हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि नाम से आया है। इसी तरह से आप देखेंगे आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, गूगलिंग। जब भी आप गूगल पे कोई सर्च करते हो तो उसको गूगलिंग बोलते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि बैंगल्स नाम से आया है, कड़े जो पहनते हैं। इसी तरह से आपके बंगलो है, बंगलो रहने की जगह, ये भी नाम से आया है जो कि इंग्लिश में शामिल हुआ। इसी तरह से पिजामाज जो सोते वक्त आप पहनते हैं ताकि कंफर्टेबल रहें, पिजामाज, ये भी इंग्लिश वर्ड में शामिल हुए हैं। तो ये नाम से जो वर्ड शामिल हुए हैं तो वो नेम्स की कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास अबाउट इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो बेसिक स्ट्रक्चर पे आएगी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस किस तरह से बनता है, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो बेसिक स्ट्रक्चर जो भी होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किस तरह से जो है पढ़ना है, हमें एक रूपरेखा तैयार करके फिर पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये 2 क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंग्लिश को समझने के लिए, कि आपके दिमाग में एक कहते हैं ना बाउंड्री बन जाए कि हाँ हमें ये पढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, फिर जल्दी ही मिलेंगे। आप, ये मेरा नया चैनल है, आप मेरे चैनल को लाइक करें और प्लीज़ इसको शेयर करें अदर्स के साथ। और अगर आपको लगता है कि आने वाली वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट
है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।